प्रिय विद्यार्थियों, एमए उत्तरार्ध की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले व्याख्यानों से हम दलित विमर्श पर चर्चा कर रहे थे और आज भी उसी पर जारी रखेंगे। उसी के अंतर्गत पिछली बार जब हमने चर्चा की थी इस पर, तो दलित साहित्य की परिभाषा को जानने का प्रयास किया था, जो विविध दलित लेखकों द्वारा या विविध लेखकों द्वारा दी गई थी, जिनमें धर्मवीर, वाल्मीकि जी इत्यादि लेखकों द्वारा ये बात कही गई थी। अब इन सब परिभाषाओं से कौन सी बात या कौन से बिंदु निकल करके प्रमुख रूप से हमारे सामने आते हैं, उस पर ध्यान देना आवश्यक है। और आपको यदि निबंध लिखना पड़े तो वो बहुत काम आते हैं हमारे लेखन में। तो सबसे पहली बात हमारे सामने निकल करके आती है वो है कि दलित साहित्य एक प्रकार से नकार का साहित्य है। अब नकार को नकारात्मक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जो नकार है वो बुरी चीज़ों के लिए नकार है, इसलिए इसको आप नकारात्मक नकार नहीं कह सकते। तो फिर किस चीज़ का नकार है? तो इसमें ये कहते हैं कि दलित साहित्य एक नकार का साहित्य है और इससे जो संघर्ष उपजा है उसमें स्वतंत्रता, समता, स्वतंत्रता, बंधुता के भाव हमारे सामने निकल करके आते हैं। और इसमें विरोध फिर किस चीज़ का है? इसमें विरोध है वर्ण व्यवस्था का और जातिवाद का। मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि ये जो साहित्य है वो मूलतः वर्ण के खिलाफ है, न कि वर्ग के खिलाफ। ये कहता है कि मूलतः दलित जो है वो वर्ण व्यवस्था के कारण है, न कि वर्ग व्यवस्था। अर्थात अर्थ इसके मूल में नहीं है, बल्कि सामाजिक शोषण जो है वो इसके मूल में आ जाता है। दूसरी बात जो है, इस साहित्य में एक बात और स्पष्ट होती है, वो है कि ये दलित साहित्य भाषिक, प्रांतीय और राष्ट्रीय दुर्भिमान नहीं है या दुराभिमान नहीं है। अर्थात इसमें एक राष्ट्र का नाम लेकर के, भाषा का नाम लेकर के, प्रांत विशेष का नाम लेकर के जो एक झूठा अभिमान होता है वो इस साहित्य में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए यह किसी को बरगलाता नहीं है। तो फिर असल में दलित साहित्य है क्या? ये जो बिंदु निकल के आया उसी के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि दलित साहित्य तो मनुष्य की सर्वोपरि, ये जो है मनुष्य को सर्वोपरि मानता है। वो जातियों को नहीं मानता कि वो ब्राह्मण बड़ा है या जो है हरिजन छोटा है, बल्कि ये मनुष्य मात्र को ही बड़ा मानता है। अतः मनुष्य की महानता के लिए, मनुष्य के बड़प्पन के लिए या मनुष्य की भलाई के लिए जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, जो कुछ भी लिखा जा रहा है, वो कुछ दलित साहित्य का होता है। दलित साहित्य संकीर्ण नहीं है, बल्कि दुनिया में कहीं भी, किसी पर भी यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो वो दलित साहित्य है। ऐसा बिंदु हमारे सामने निकल करके आ रहा है। तीसरी जो बात है वो है कि ये जो दलित साहित्य का लेखन हो रहा है वह असल में वर्ण व्यवस्था के विरोध में हो रहा है, और इसके विपरीत जितने भी मूल्य हैं, वर्ण व्यवस्था के विपरीत या वर्ण व्यवस्था का विरोध करने वाले जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी बातें, जितने भी कर्म, जितनी भी क्रियाएं जो कि वर्ण व्यवस्था का विरोध कर रही है, वो जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के प्रति जो मनुष्य भी संघर्षरत है, उनके प्रति जो साहित्य की प्रतिबद्धता है या जो साहित्य इनके प्रति प्रतिबद्ध है, वो साहित्य असल में दलित साहित्य। ऐसा बिंदु हमारे सामने आता है निकल करके। ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था अर्थात द्वेष, शत्रुता, मत्सर, तिरस्कार, युद्ध की भावना
इत्यादि जो है वो वर्ण व्यवस्था के बिंदु हैं। अर्थात जहाँ वर्ण व्यवस्था आ गई वहाँ मनुष्य मनुष्य के बीच में द्वेष होगा, शत्रुता होगी, मत्सर होगा, तिरस्कार होगा, युद्ध इत्यादि की भावनाएं होगी। तो ये सारी मनुष्य को पीछे ले जाने वाली बातें हैं, तो उनका विरोध इसमें मिलता है। इसके विपरीत जो मूल्य हैं जो ऊपर मैंने कहा है, जैसे प्रेम है, बंधुत्व है, समता है, भ्रातृत्व है, भावपूर्ण शांति और समृद्धि है, ये सब भाव दलित साहित्य के अंतर्गत आते हैं। और आगे फिर दलित के बारे में एक विशेष बात भी कही गई है, वो है कि दलित शब्द आते ही हमारे मन में एक विशिष्ट बोध आ जाता है। अब वो बोध क्या है? जैसे दुख का बोध। दलित नाम लेते ही क्या होगा? हमारे दिमाग में आएगा कि जिस व्यक्ति को दुख मिल रहा है या जो व्यक्ति दुखी है। या अपमान बोध, ऐसे लोग जो अपमानित होते रहे हैं। दैन्य और दासत्व का भाव, निश्चित रूप से इनकी स्थिति वैसी ही रही है। जाति वर्ग बोध, जातियों में बंटे होने के कारण ये सारी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं। और विश्व बंधुत्व बोध और क्रांति इत्यादि जो बोध है, क्रांति के बोध इत्यादि, ये सारे बोध दलित शब्द आते ही हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं। दलित साहित्य इसके साथ साथ हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, या जो प्राचीन विचार है, या जो प्राचीन मान्यताएं हैं, प्राचीन जो हमारे संस्कार हैं, प्राचीन जो हमारे आदर्श हैं, हमारे जो प्रतीक लिए गए हैं पूर्व से, उन सब को ये साहित्य नकारता है। अर्थात दलित साहित्य जो है वो हिंदू पौराणिकता को, हिंदू की वैचारिकता को, हिंदू की मानसिकता को, हिंदुओं के संस्कारों को, हिंदुओं के आदर्शों को, उनकी धारणाओं को, उनके प्रतीकों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नकारता है। क्यों? क्योंकि वह इनको शोषण का जरिया मानता है कि लोगों ने दलितों का शोषण करने के लिए, या उच्च वर्ग के लोगों ने दलितों का शोषण करने के लिए ये पैमाने बनाए और उसके अंतर्गत रहते हुए उन लोगों ने दलितों का शोषण किया। इसलिए इनका विरोध इन ग्रंथों में मिलता है। हाँ, ये अलग चीज़ है कि विद्वान लोग इसके बारे में या अन्य लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो एक विचार का एक अलग मुद्दा है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ दलित साहित्य क्या सोचता है, दलित साहित्य में क्या होता है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये सही है या गलत है, वो फिर जब सम्मिलित रूप से बहस होती है, विचार विमर्श होता है, तब सामने आता है कि कौन सही है और कौन गलत है। और ये बात आगे भी आएगी जब हम सहानुभूति बनाम स्वानुभूति पर चर्चा करेंगे। अर्थात समाज में किसी भी स्तर पर किसी भी तरह का शोषण हो या अन्याय हो, उनका विरोध ये दलित साहित्य करता है। अब एक बात और आती है, जब इन पुरानी बातों का, उन पुराने विचारों का ये लोग विरोध करते हैं, तो निश्चित तौर पर जब इन लोगों ने ये मानदंड बनाए होंगे, ये नियम बनाए होंगे, ये विचार समाज में बनाए होंगे, फैलाए होंगे, तो कहीं किसी को बहुत अच्छा बताया होगा तो किसी को बहुत बुरा भी बताया होगा। अर्थात नायक और खलनायक भी इन्होंने इनमें रखे होंगे। तो दलित साहित्य में एक बात और निकल कर आती है कि इन्होंने उस साहित्य में जिन लोगों को बहिष्कृत किया था या जिनका अपमान किया था या जिनको महत्व नहीं दिया था, उन लोगों को इस साहित्य में नायक बनाया गया है या नायक बताया गया है। अर्थात जिन लोगों को हमारी प्राचीन वर्ण व्यवस्था में अमंगलकारी और अपवित्र माना गया है, या पूर्व जन्म का अपराधी कह करके उनकी जो है अपमान किया गया है,
या उनकी निंदा की गई है, और स्मृतिकारों ने भी जिनके साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया है, उन सभी को ये लोग नायक या उपनायक का स्थान देते हैं अपना जो दलित साहित्य है उसमें। तो ये दलित साहित्य जो है, इन्हीं बहिष्कृत लोगों का उनको नायक बनाते हुए अपने विचार या अपने विचारों में या अपनी रचना के विचारों में केंद्र बिंदु मानता है। उनके इर्द गिर्द ही अपनी रचनाओं को ये दलित साहित्य के लोग रखते हैं, क्योंकि सम्यक परिवर्तन जो होता है, समय के साथ परिवर्तन आता है, वो इन चीज़ों को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेता है और उसके लिए स्वीकार्य भी है। क्योंकि यदि आप पहले के जिस कार्य का विरोध करते हैं तो उन्होंने जिनका नायकत्व स्थापित किया है उनका नायकत्व यह जो दलित साहित्य है किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता। तो फिर स्वीकार किसे करेगा? उन लोगों को नायक मानेगा जिनको पहले बुरा बता करके बहिष्कृत किया गया है या निंदा की गई है या उनका अपमान किया गया है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को नायक बना करके, उनको नायकत्व दे करके दलित साहित्य ने बहुत कुछ हासिल भी किया है। क्योंकि किसी भी विचार को आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं उसको केंद्रित करना पड़ता है, और वो केंद्रण हमारा कब होगा? जब कोई उन विचारों को लागू करने वाला, उनको आगे बढ़ाना वाला कोई व्यक्तित्व हो। तो वो व्यक्तित्व उन्होंने उन खलनायकों से लिया जिनको कि पूर्व काल में बुरा बताया गया था। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि पुराने समय में, पुराने साहित्य में, या हमारे जो हमारे पुराण हैं, हमारे जो वैचारिक ग्रंथ हैं, मानसिक ग्रंथ जो हैं, चाहे वो मनुस्मृति हो या तुलसी की रामचरितमानस हो, और कुछ भी आप ले लीजिए, कि उन्होंने जिनको नायक या नायिका माना है उसको इस दलित साहित्य ने पूरी तरह से नकार दिया है। इसके साथ साथ इस दलित साहित्य में जिन जिन को दूसरे साहित्य में नायकत्व दिया गया था उस नायकत्व को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। तो इसके साथ साथ एक बात हम स्पष्ट कह सकते हैं कि इन्होंने जो पौराणिकता थी, जो पौराणिक ग्रंथ थे, उसको पूरी तरह से अमान्य कर दिया है कि नहीं, ये सही नहीं कह रहे हैं। और इनके माध्यम से जो वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में लगाई जा रही थी या लगाई गई है या वर्तमान है, उस वर्ण व्यवस्था को और उसके साथ जुड़ी हुई, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो स्पर्धा हो, चाहे वो शत्रुत्व हो, उन सब को इन्होंने नकार दिया है। उस साहित्य के फलस्वरूप जो जो बातें हमारे सामने आती हैं या समाज पर लागू होती है, उसको ये साहित्य पूरी तरह से नकार देता है। और यही कारण रहा कि प्राचीन काल में जिन लोगों को खलनायक कहा गया, राक्षस कहा गया या नीच लोग कहा गया, उनके खलनायकत्व को, उनके राक्षसत्व को भी ये दलित साहित्य स्वीकार करता है, उनके विचारों को स्वीकार करता है। जहाँ पहले इनके विचारों को गलत बताया गया था, ये कहता है नहीं, ये लोग सही रहे हैं। और इसीलिए इस साहित्य में इस तरह के लोग, दलित साहित्य में इस तरह के लोग पूजनीय समझे गए, और नए जो दौर जो दलित साहित्य का प्रारंभ हुआ उसमें इन लोगों को पूजनीय माना गया, और अन्य जो पात्र थे या नायक थे उनको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जातिवाद की जकड़न जिस जिस माध्यम से हुई या बनाई गई, किसी भी तरह से वो जाल बुना गया, या इन लोगों को जिनको कि दलित कहा गया है, उन दलितों को महसूस हुआ कि इन के माध्यम से
दलितों पर, हम पर एक अन्याय अत्याचार के लिए घेरा बनाया गया और उसमें हमको बंद करके हमारे पर अत्याचार किया गया, अन्याय किया गया, उन सब को इन्होंने नकार दिया। चाहे वो पौराणिक ग्रंथ हों, चाहे वो न्यायिक ग्रंथ हों, चाहे उस साहित्य के नायक हों या नायिका हो, उनको अस्वीकार किया। और उस युग के खलनायक जो कि पिछड़े तबकों का समर्थन करते थे, उनकी बातों को आगे ले जाते थे, या जिस साहित्य को उन लोगों ने नीचा माना, निम्न स्तर का माना, उसको अपना आदर्श मान करके, क्योंकि उन लोगों में मनुष्यत्व की मात्रा बजाय उन नायकों के इनको अधिक नज़र आती है, तो उनको नायकत्व का दर्जा प्रदान किया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जिस किसी को भी नीच बता दिया हो उसको उन्होंने उच्च श्रेणी का नायक मान लिया, नहीं। उनमें भी उन तत्वों को जिनके विचारों से, जिनके बातों से, जिनके कर्मों से मनुष्य मात्र का कल्याण होता दिखाई दे रहा था, उनको नायकत्व प्रदान किया। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने निकल करके आते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में अपने इतना ही करेंगे। कल जो है वो सहानुभूति बनाम स्वानुभूति, और यदि संभव हुआ तो कुछ बातें हम ये लेंगे कि ये दलित साहित्य किन किन रूपों में हमारे सामने आता है, उनका एक संक्षिप्त वर्णन। बहुत विस्तारित वर्णन तो हमारा ये जो व्याख्यान है वो बहुत लंबा हो जाता है, इस व्याख्यान की जो कड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हम ये चाहेंगे कि ये आगे 2 या 3 कड़ियों में हम इसको समाप्त कर सकें। तो इतना संक्षिप्त रूप देते हुए इसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं आज के इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।